पीपल पानी गांव के इतिहास में पहली बार डाकघर में एक चिट्ठी नहीं बल्कि एक मुसीबत आई थी। एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा जो पोस्टमास्टर शर्मा जी की मेज से भी बड़ा था और जिसके अंदर से घुरघुराने की गहरी आवाजें आ रही थीं। चिंटू, नौजवान डाकिया, उसे हैरत से देख रहा था। शर्मा जी, जो पिछले 40 साल से हर चिट्ठी को इंच टेप से नापकर रजिस्टर में दर्ज करते थे, इस अनोखी डाक को देखकर सन्न रह गए। बक्से पर कोई पता नहीं था, बस एक नाम लिखा था, बंसीलाल, कलाकार। बक्सा हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे अंदर कोई बेचैन आत्मा कैद हो। शर्मा जी ने अपना चश्मा ठीक किया, मानो नियमों की किताब में इसका कोई हल ढूंढ रहे हों। पर उनकी किताब में हिलने डुलने वाले, घुरघुराने वाले बक्सों के लिए कोई अध्याय नहीं था। आज पीपल पानी की शांति भंग होने वाली थी। शर्मा जी ने अपनी सरकारी नियमों की मोटी किताब निकाली। नियम संख्या 23B के अनुसार उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में घोषणा की, बिना पते वाली किसी भी डाक को खोला नहीं जा सकता। चिंटू ने दबी हंसी के साथ कहा, पर शर्मा जी, नियम संख्या 23B ये तो नहीं कहती कि अगर डाक घुरघुराए तो क्या करना है। तभी बक्से के अंदर से एक जोरदार घुर्र की आवाज आई और बक्सा जोर से हिला। शर्मा जी एक कदम पीछे हट गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने अपनी मेज से एक लंबा डंडा उठाया। देखो चिंटू, सुरक्षा पहले। हो सकता है इसके अंदर कोई जंगली जानवर हो या कोई सरकारी अफसर जो दौरे पर आया हो, चिंटू ने मजाक में कहा। शर्मा जी ने उसे घूर कर देखा। उनकी दुनिया नियमों और कायदों से बनी थी और ये बक्सा उन सारे कायदों को चुनौती दे रहा था। इस बक्से का रहस्य उनके 40 साल के करियर पर एक धब्बा लगाने वाला था। खबर गांव में हवा से भी तेज फैली। गुप्ताइन, गांव की चलती फिरती समाचार एजेंसी, पान चबाती हुई डाकघर में दाखिल हुई। शर्मा जी, सुना है सरकार ने आपके लिए कोई खजाना भेजा है? उन्होंने अपनी तेज नजरों से बक्से का जायजा लेते हुए पूछा। शर्मा जी कुछ कहते, उससे पहले ही बक्से से फिर एक घुरघुराहट हुई। गुप्ताइन की आंखें फैल गईं। अरे राम, इसमें तो कोई रूह है। जरूर किसी पुराने जमींदार की आत्मा है जो अपना सोना ढूंढ रही है। चिंटू ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। नहीं गुप्ता चाची, मुझे लगता है ये कोई एलियन है, दूसरे ग्रह से आया है। देखते ही देखते डाकघर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कोई कह रहा था कि बक्से में तस्करी का माल है, तो कोई कह रहा था कि इसमें एक अदृश्य मानव बंद है। पीपल पानी, जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, आज किसी मेले की तरह लग रहा था। और इस मेले का केंद्र था वो रहस्यमयी बक्सा। बातें और अफवाहें चल ही रही थी कि अचानक बक्से के अंदर से एक जोरदार धक्का लगा। खटाक की आवाज के साथ बक्से का एक कोना टूट गया। सबकी सांसें रुक गईं। गुप्ताइन ने डर के मारे अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया। उस टूटी हुई जगह से पहले एक गीली, गुलाबी नाक बाहर आई, जो हवा को सूंघ रही थी। फिर 2 छोटी, शरारती आंखें और फिर एक पूरा गुलाबी थूथन। चिंटू की हंसी छूट गई। शर्मा जी, ये तो एक सूअर है। शर्मा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी 40 साल की अनुशासित नौकरी में, जहां हर चीज का एक नियम था, एक सूअर की डिलीवरी, ये उनके करियर का सबसे अपमानजनक दिन था। भीड़ में भी पहले हैरानी और फिर ठहाकों की लहर दौड़ गई। पीपल पानी के डाकघर में आया खजाना एक मोटा, गुलाबी सूअर था। धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ बक्से की बची खुची दीवारें भी टूट गईं और एक विशाल, गुलाबी सूअर शान से बाहर निकला। उसने एक पल के लिए सबको देखा, एक विजयी घूरघुराहट की, और फिर डाकघर में तबाही मचा दी। वह शर्मा जी की मेज पर चढ़ गया, जरूरी कागजातों को हवा में उड़ा दिया और स्टैंप लगाने वाले गोंद की कटोरी को ऐसे चाटने लगा जैसे वह कोई शाही मिठाई हो। चिट्ठियों के बंडल खुल गए और प्रेम पत्र, बिल और सरकारी नोटिस हवा में नाचने लगे। शर्मा जी अपनी कुर्सी पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, अरे कोई रोको इसे, ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है।
पर सुअर अपनी ही दुनिया में मगन था। वह अब डाकघर का राजा था और शर्मा जी उसकी बेबस प्रजा। चिंटू हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो रहा था। पीपल पानी डाकघर का अनुशासन आज तार तार हो चुका था। चिंटू ने उस सुअर का नाम गुल्लू रख दिया और गुल्लू ने डाकघर को अपना शाही महल। वह चिट्ठियों की बोरियों पर ऐसे सोता था जैसे वे मखमल के गद्दे हों। शर्मा जी के दोपहर के खाने के डिब्बे से रोटियां चुराना उसका पसंदीदा काम बन गया। शर्मा जी गुस्से में लाल पीले होते रहते, पर गुल्लू अपनी मासूम आंखों से उन्हें ऐसे देखता कि उनका गुस्सा पिघल जाता। एक दिन शर्मा जी ने देखा कि गुल्लू उनके पुराने रबर स्टैम्प को चबा रहा है। अरे मेरा ऐतिहासिक स्टैम्प, वे चिल्लाए। पर गुल्लू ने जवाब में बस एक प्यारी सी घुरघुराहट की और चबाना जारी रखा। चिंटू ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, शर्मा जी, इसे भी तो कुछ काम चाहिए ना। शर्मा जी ने सिर पीट लिया। उनका साफ सुथरा, व्यवस्थित डाकघर अब एक तबेले में बदल चुका था और इसका जिम्मेदार ये 4 पैरों वाला आतंकवादी था। शर्मा जी ने गुल्लू से छुटकारा पाने का फैसला किया। उन्होंने एक बासी रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे दिखाते हुए डाकघर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। चल, चल गुल्लू बेटा, बाहर चल, वे एक नकली मीठी आवाज में फुसला रहे थे। गुल्लू ने रोटी देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी खुशी शर्मा जी के पीछे पीछे दरवाजे तक गया। शर्मा जी की आंखों में जीत की चमक थी। जैसे ही गुल्लू ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, शर्मा जी ने फुर्ती से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन गुल्लू उनसे ज्यादा चालाक था। उसने एक ही झटके में रोटी शर्मा जी के हाथ से छीन ली और जरा सी भी देर किए बिना पलक झपकते ही वापस अंदर आ गया। वो अपनी पसंदीदा बोरी पर बैठकर रोटी खाने लगा और शर्मा जी दरवाजे पर हक्के बक्के खड़े रह गए। गुल्लू ने उन्हें साफ साफ बता दिया था, ये घर अब उसका भी था। गुल्लू अब पीपल पानी में मशहूर हो चुका था। गांव के बच्चे स्कूल के बाद सीधा डाकघर आते। वे गुल्लू के लिए घर से रोटियां और सब्जियां लाते। शर्मा जी का शांत डाकघर अब बच्चों के शोर से गूंजने लगा था। शर्मा अंकल, क्या गुल्लू चिट्ठी पहुंचा सकता है? एक बच्चा पूछता। शर्मा अंकल, क्या गुल्लू स्टैंप लगा सकता है? दूसरा पूछता। शर्मा जी सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते। जहां पहले सिर्फ पेंशन लेने वाले बुजुर्ग आते थे, वहां अब बच्चों की फौज जमा रहती थी। गुल्लू उनके साथ खेलता, उन्हें अपनी पीठ पर बैठाने की कोशिश करता। एक दिन सरपंच की पोती ने गुल्लू की पीठ पर अर्जेंट का स्टैंप लगा दिया। शर्मा जी का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने ऐलान कर दिया, बस, बहुत हुआ, कल इस सुअर को यहां से जाना ही होगा। पर बच्चे और गुल्लू दोनों उनकी धमकी से बेपरवाह होकर खेलते रहे। अगली सुबह जब चिंटू डाक का थैला छांट रहा था, उसे एक अजीब सा लिफाफा मिला। वह बारिश में भीग गया था और उस पर पता धुंधला हो गया था। भेजने वाले का नाम भी मिट चुका था, पर पाने वाले का नाम साफ था, बंसीलाल, कलाकार। और पते की जगह बस इतना लिखा था, वो कलाकार जो अजीब सी टोपी पहनता है, पीपल पानी। शर्मा जी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। ये वही नाम था जो बक्से पर लिखा था। चिंटू, वे चिल्लाए, यही है इस मुसीबत के मालिक का पता। हमें बस उस कलाकार को ढूंढना है जो अजीब सी टोपी पहनता है। ये एक मुश्किल काम था। पीपल पानी में हर कोई पगड़ी, साफा या गमछा पहनता था, पर अजीब सी टोपी कौन पहनता था? गुल्लू, जो पास में ही सो रहा था, ने एक आँख खोलकर उन्हें देखा, जैसे कह रहा हो, अब शुरू होगी असली कहानी। शर्मा जी और चिंटू अजीब टोपी वाले कलाकार की खोज में निकल पड़े। ये मिशन पीपल पानी के इतिहास का सबसे मजेदार मिशन था। उन्होंने सबसे पहले गांव के सरपंच से पूछा, जो एक बड़ी केसरी पगड़ी पहनते थे। सरपंच ने कहा, टोपी? हमारे यहाँ टोपी सिर्फ बच्चे पहनते हैं, वो भी कागज की। फिर वे गांव के एकमात्र मास्टर जी के पास गए, जो हमेशा एक गांधी टोपी पहनते थे। उन्होंने भी इनकार कर दिया।
उन्होंने हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जिसके सिर पर कुछ भी था। एक किसान जिसने सिर पर गमछा बांध रखा था, एक औरत जिसने घूंघट कर रखा था, यहाँ तक कि एक बच्चे से भी जिसने अपने सिर पर पत्तों का मुकुट बनाया हुआ था। शाम हो गई थी और शर्मा जी लगभग हार मान चुके थे। लगता है ये गुल्लू हमेशा के लिए हमारे गले पड़ गया, उन्होंने निराश होकर कहा। चिंटू ने दूर एक टीले की ओर इशारा किया। शर्मा जी, वो देखिए। टीले पर एक छोटा सा पुराना घर था और उसके बाहर एक आदमी कैनवास पर पेंटिंग कर रहा था। उसके सिर पर एक फ्रेंच बेरेट थी, एक काले रंग की अजीब सी टोपी। शर्मा जी और चिंटू भागते हुए वहां पहुंचे। आप ही बंसीलाल हैं? शर्मा जी ने हाफते हुए पूछा। उस आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी, मैं ही हूं। कहिए, कैसे आना हुआ? आपकी डाक आई है, चिंटू ने उत्साह से कहा। बंसीलाल की आंखें चमक उठीं। क्या? मेरा प्रेरणा आ गया? मैं तो कब से उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ है वो? शर्मा जी ने गहरी सांस ली। आपकी प्रेरणा इस वक्त डाकघर में है और उसने मेरी 40 साल की नौकरी को प्रेरणाहीन बना दिया है। कृपया आकर अपनी प्रेरणा को ले जाइए। बंसीलाल जोर से हंसे। जरूर, जरूर। चलिए। आखिरकार गुल्लू का मालिक मिल ही गया था। जब बंसीलाल गुल्लू को लेने डाकघर पहुंचे तो माहौल अजीब हो गया। गांव के बच्चे, जो गुल्लू से दोस्ती कर चुके थे, उदास हो गए। गुल्लू भी बंसीलाल को देखकर खुशी से घुरघुराया और उनके पास चला गया। बच्चों ने गुल्लू को गले लगाया, उसे अलविदा कहा। शर्मा जी चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा था कि गुल्लू के जाने से उन्हें बहुत खुशी होगी, पर उनके दिल में एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था। जब बंसीलाल गुल्लू को ले जा रहे थे तो गुल्लू ने आखिरी बार मुड़कर शर्मा जी की तरफ देखा और एक धीमी सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, अलविदा दोस्त। उस रात डाकघर हमेशा की तरह साफ सुथरा और व्यवस्थित था, पर वो बहुत ज्यादा शांत भी था। इतना शांत कि शर्मा जी को ये खामोशी चुभ रही थी। उन्हें गुल्लू की घुरघुराहट की याद आ रही थी। कुछ दिन बाद बंसीलाल वापस डाकघर आए। इस बार उनके हाथ में गुल्लू नहीं, बल्कि एक बड़ा सा कैनवास था जो कपड़े से ढका हुआ था। शर्मा जी, ये आपके लिए है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। शर्मा जी ने जब कपड़ा हटाया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एक खूबसूरत पेंटिंग थी। पेंटिंग में पीपल पानी का डाकघर था। मेज के पीछे शर्मा जी बैठे थे और उनके चेहरे पर एक रौबदार, वीरों वाला भाव था। और उनके पैरों के पास गुल्लू बैठा था, एक वफादार साथी की तरह। पेंटिंग में अराजकता नहीं, बल्कि एक अजीब सी थी। शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत खूबसूरत है, वे बस इतना ही कह पाए। बंसीलाल ने कहा, गुल्लू आपको बहुत याद करता है। उसने मुझे बताया कि आप बाहर से सख्त है, पर अंदर से बहुत नर्म दिल हैं। शर्मा जी मुस्कुरा दिए। शर्मा जी ने वो पेंटिंग डाकघर की सबसे खास दीवार पर लगाई। अब जब भी कोई डाकघर में आता तो उस पेंटिंग को जरूर देखता। जीवन वापस अपनी पुरानी, धीमी गति पर लौट आया था। चिट्ठियां आती, स्टैंप लगते और बांट दी जाती। पर अब कुछ बदल गया था। शर्मा जी अब उतने सख्त नहीं रहे थे। कभी कभी वे बच्चों को देखकर मुस्कुरा देते थे। कभी कभी जब डाकघर बहुत ज्यादा शांत हो जाता तो वे उस पेंटिंग को देखते और उन्हें गुल्लू की घुरघुराहट सुनाई देती और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। डाकघर अभी भी पीपल पानी का शांत कोना था, पर अब उसकी दीवारों में एक कहानी कैद थी। एक कहानी एक सुअर की, एक कलाकार की और एक पोस्टमास्टर की, जिसने नियमों की किताब से परे जाकर सीखा कि जीवन की सबसे अच्छी डाक वो होती है जो बिना पते के आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।